हानि शमा की जुबानी ट्रूथ और डेयर गेम खेलते वक्त अनजाने में अपने बॉस संजीव को किस कर बैठी थी। उसके बाद मेरे बॉस ने अपने असिस्टेंट बना लिया, पर उसकी दादी उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। इसी वजह से संजीव चाहता था कि मैं उसके नकली गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करूं। मैं उसकी दादी के साथ संजीव के साथ आई थी और हम डिनर कर रहे थे। संजीव ने अपनी दादी से कह दिया था कि वह मुझसे प्यार करता है और उस लड़की से शादी नहीं करेगा। दादी ने कहा, मैंने कनिका को यहाँ बुलाया है, तुम खुद ही उसे क्यों नहीं कहते। कनिका की बात चल रही थी कि तभी पीछे से उसकी आवाज आई, तुम मुझे क्या बताना चाहते थे? क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे? कनिका थोड़ी पीछे हटी जब उसने मुझे संजीव के साथ देखा। दादी ने बीच में जल्दी से टोका, इधर आओ, आकर बैठो कनिका। वह दादी के पास आकर बैठ गई। उस लड़की को देखकर मुझे ग्लानि हो रही थी कि मैं उसका दिल तोड़ने वाली हूँ। मैं किसी का दिल टूटने का कारण नहीं बनना चाहती थी। कनिका, मैंने सुना संजीव ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं संजीव, तुम अपना समय लो, जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है, उसने कहा। मैं सोचता हूँ तुम्हें और ज्यादा साफ साफ बताऊं, संजीव ने कहा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं शमा के साथ रिश्ते में हूँ। कनिका मेरी ओर देखी, फिर 1 मिनट की चुप्पी के बाद कहा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। वह एलेक्स के असिस्टेंट का काम करती है, दादी जानकारी दी। और मैं सोच भी रही थी कि इकलौती लड़की कौन है जो संजीव के फ्लोर में थी। कोई अनोखी बात नहीं थी कि वह तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। उसने अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखा। कोई बात नहीं, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो। मैं देख रही थी मेरे सामने जो औरत बैठी हुई थी वह काफी आसानी से बात को ले रही थी, लेकिन फिर मुझे यह चीज अच्छी क्यों नहीं लग रही। ऐसी मजबूरी भरे माहौल में मैं उसकी ओर देखकर हंसी। अगर संजीव इतनी हॉट और सेक्सी लड़की को, इतनी अमीर है, उसे पसंद नहीं करता, किस तरह की लड़की उसे पसंद आएगी। बाकी के डिनर खामोशी के साथ हुआ। बीच बीच में दादी और संजीव आपस में बात कर रहे थे। मैंने देखा संजीव बड़े प्यार से अपनी दादी से बात कर रहा था। मैं उधर ही खड़ी थी, तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा थपथपाया। मैं मुड़कर देखी तो कनिका खड़ी थी। शमा शर्मा, सही कहा ना, उसने मुझसे कहा। मैंने अपना सर हिलाया, पर थोड़ी अभाग रह गई कि उसकी बातचीत करने का टोन बदल गया था। मुझे नहीं पता तुमने उस पर क्या जादू चलाया है, पर मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। अगर तुम उसके साथ दिन के खत्म होने पर सोती भी होगी तो भी वह सिर्फ मेरा ही होगा। इसलिए यह मत सोचो कि तुम कोई जैकपॉट मिल गया है। वह अपने कार की ओर जाने लगी। निकलने से पहले वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराई, जैसे कि जंग की शुरुआत हो। मेरे पैर जमीन पर ही जम गए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्या यह सच में हुआ या मात्र मेरी कल्पना है। क्या अभी मुझे $1 मिलियन कंपनी के उत्तराधिकारी से धमकी मिली? इसी सोच में थी, तभी मैंने एहसास किया मेरी त्वचा में किसी का हाथ आया। मैं लगभग उछल पड़ी थी। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? यह संजीव था जो काफी चिंता में नजर आ रहा था। पर क्या सच में वह है या यह भी नकली है? हमारे रिश्ते की तरह वह मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर चलने लगा और मैं सोचने लगी, 21 साल में पहली बार ऐसी धमकी किसी ने मुझे दी है। उसके जहरीले शब्दों को सोचकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ने लगी थी। क्या बात है, तुम अचानक से इतनी शांत क्यों हो गई? उसने पूछा, मेरे बाजू पर अपना हाथ चलाता हुआ मुझे अपनी गर्मी देने लगा। ऐसा लग रहा है तुमने भूत देख लिया है। तभी उसकी कार आ गई। उसने मेरे लिए दरवाजा खोला। जब हम बैठे, तुम ठीक तो हो ना? उसने दोबारा पूछा। क्योंकि तुम इससे बाहर निकल आए हो और वह लड़की तुम्हें छोड़ने को तैयार हो गई है, तो क्या यह हम बंद नहीं कर सकते, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नाटक? मैंने उससे कहा। वह मुंह दबाकर हंसा। कहा, तुम ऐसी चीजों पर यकीन कैसे कर सकती हो? तुमने देखा नहीं वह तुम्हें कैसे देख रही थी? नहीं, मैंने जवाब दिया। उसने कहा, वह तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे तुम्हें जिंदा खा जाना चाहती हो। अगर एक दिन वह मेरे पास आई और मुझे मार दे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? एकदम सीरियस होकर मैंने पूछा। आप विश्वास करो, अगर वह मुझे मार देगी ना तो मैं भूत बनकर आऊंगी और तुम्हें डराऊंगी। वह मुंह दबाकर हंसा और कहा, मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसका जवाब काफी ईमानदारी से भरा हुआ लग रहा था। पर क्या सच में हमें यह कब तक जारी रखना पड़ेगा? मैंने पूछा। जब तक मेरी दादी को हम पर यकीन नहीं हो जाता और वह लड़की हार नहीं मान जाती। उसने बात पूरी की। इससे कितना वक्त लगेगा? मैंने पूछा।
उसने कहा, मुझे जरा भी आइडिया नहीं है, पर तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते? मेरा मतलब वह खूबसूरत है, अमीर है और सोसाइटी में एक जगह रखती है, शादी क्यों नहीं करती? मैंने पूछा। मेरे सवाल सुनकर वह फंस गया। मैं भी अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं हैंडसम भी हूँ, जैसे कि तुम्हें लगता है। फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करती? उसने मुझसे पूछा। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने जवाब दिया। वैसे पसंद जरूर करती हूँ, पर यह प्यार नहीं। मैं सोची, तो मेरी जगह भी साफ है कि मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता, मैं तो उसे पसंद तक नहीं करता, उसने जवाब दिया। फिर वह मेरी ओर देखकर पूछा, क्या तुम प्यार में विश्वास रखती हो? मेरे चेहरे पर एक बहुत ही खुशनुमा मुस्कान लाकर कही, हाँ मैं करती हूँ। क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? मैंने पूछा। नहीं, उसने बिना सोचे जवाब दिया। मैं सोचने लगी, क्या मैं उस धमकी के बारे में बताऊं जो कनिका ने मुझे अभी अभी दिया है, पर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। मैं उसे बाद में बताऊंगी। जब उसने मुझे अपने घर पर ड्रॉप किया, मैं साइड का दरवाजा खोला, मैं उतर गई। क्या तुम श्योर हो कि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाऊं? उसने कहा। मैंने कहा, ऐसा क्यों चाहूंगी बताओ? क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, उसने कहा। मिस्टर राठौर, मैं थक गई हूँ, गुड नाइट कहते हुए मैं हंसने लगी। उसने जल्दी से मेरे गालों को चूमा, मेरे चेहरे पर सदमे को बिल्कुल अनदेखा कर दिया और अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। कहा, तुम जल्दी से अंदर जाओ। मुस्कुराती हुई मैं अपने अपार्टमेंट में आ गई। अभी जो ठंडा अनुभव कर रही थी, अब गर्मी में परिवर्तित हो गया था। असिस्टेंट से सीधे मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। खुद को याद दिलाने की लगी कि एक नकली गर्लफ्रेंड। मैंने फैसला किया कि मैं उससे अपनी दूरी बनाऊंगी। मैं उससे प्यार में नहीं गिरना चाहती जब वह मेरी भावनाओं को मान नहीं देगा। अगले दिन जब मैं ऑफिस के अंदर आ रही थी, किसी ने मेरा कंधा थपथपाया। मुड़कर देखी तो सामने मार्क खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काफी आश्चर्य में थी। मैंने तुम्हें मिस किया, इसलिए सोचा कि तुमसे मिलने आ जाऊं, उसने कहा। मैंने कहा, मजाक मत करो। उसने कहा, अच्छा बाबा, मुझे यहाँ पर मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं संजीव राठौर के लिए काम करने वाला हूँ। तभी पीछे से एमेलिया आ गई। मार्क के गले मिलने के बाद मुझसे कहा, मार्क के आने की खुशी में आज पार्टी होने वाली है, शमा तुम्हें आज आना ही होगा। मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। पर कहाँ पर? उसने कहा, वहीं कैफे में, जरूर आना लंच टाइम। सारा दिन संजीव मीटिंग में बिजी था। मैं खुश थी कि मैं उसे कम देखना चाहती हूँ। जितना मैं उसे देखूंगी, उसके प्यार में गिरने की संभावना बढ़ती जाएगी। आखिरकार लंच टाइम आ गया और मैं कैफे में आ गई। ओ शमा, काफी लंबा टाइम हो गया, हमने साथ में लंच नहीं किया, एमिलिया ने कहा। नताशा ने कहा, 3 हफ्ते हो गए हैं और आखिरी बार हमने ट्रूथ और डेयर गेम खेला था। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उसके बारे में ना सोचूं, क्योंकि उसके बारे में बार बार ख्याल आ रहा था। नताशा ने कहा, क्यों ना हम अभी वही गेम दोबारा से खेलें? किसी के कुछ कहने से पहले ही मैं चिल्लाई, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम इस गेम से इतनी ज्यादा नफरत करती हो? मार्क ने पूछा। नताशा ने विघ्न डाला। आखिरी बार जब हम लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे तो इसे किसी को किस करने को मिला था। जो भी पहला शख्स कैफे के अंदर आया था। सुनने में काफी मजेदार लग रहा है, मार्क ने कहा। मार्क, तुम कुछ मिनट के लिए लेट हो गए थे और कुछ मिनट पहले आते तो तुम ही दरवाजे के सबसे पहले अंदर आते, एमिलिया ने कहा। लगता है उस दिन मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। पर वह लकी इंसान कौन था? मार्क ने पूछा। संजीव राठौर, नताशा काफी उत्साह के साथ कही। और वह पहला दिन था जब मैं उसे आमने सामने देखा था। इससे पहले मैं उसकी तस्वीर देखी थी, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। नताशा, हमें बुरा महसूस कराना बंद करो, बॉब बीच में काटा। मैं तुम्हें खराब नहीं कह रही हूँ, बल्कि संजीव राठौर किसी और ही लेवल का है, नताशा ने कहा। हमने यह भी सुना है वह बहुत स्ट्रिक्ट है। जब समा ने उसे किस किया था, हमें लगा था वह समा को नौकरी से निकाल देगा। मैं सोचने लगी तो यह लोग मेरे नौकरी से निकलने का इंतजार कर रहे थे, पर जो भी हुआ वह अविश्वास योग्य है। उसने उसे अपनी सेक्रेटरी का असिस्टेंट बना लिया। हो सकता है इसलिए कि वह काफी बुद्धिमान और मेहनती है। जॉन ने बीच में नताशा को काटा। नताशा ने कहा, बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं है। तो तुम्हारा कैसे चल रहा है शमा? उसके साथ काम करना? वह अच्छे हैं, मेरे चेहरे पर मुस्कान लाकर कही। अंदर से चीख रही थी। अपना काम निकालने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करता है। जब से वह इस बिल्डिंग में आया है, मैं वीकेंड में भी काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बॉब ने कहा। रमा, तुम उसके अंडर डायरेक्टली कैसे काम कर रही हो? हैरत की
बात है कि तुम अब तक पागल नहीं हुई। शमा, मैंने सुना है लोग उसे हैंडसम कहते हैं, आम पागल कहते हैं। अगर तुम्हें एक शब्द में उसकी वर्णना देनी हो तो तुम क्या कहोगी? मैं उसे भूत कहूंगी, मैंने जवाब दिया। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? ठीक जैसे भूत कहीं से भी आ जा सकता है, वैसे ही वो बिना किसी आवाज के ठीक आकर तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे और तुम्हें हार्ट अटैक दे देंगे। मैंने कहा, मेरा विश्वास करो, वो बिना आवाज किए ही ऐसे कर सकता है। तो क्या मैं तुम्हें डरा दिया मिस शमा? पीछे से एक जानी पहचानी आवाज मेरे कान में आई। मुझ में मुड़कर देखने की तक की हिम्मत नहीं थी। सब लोग पीले पड़ गए थे और घबरा रहे थे। मैनेजर दौड़कर आया, उनका स्वागत करके कहा, मैं आपकी टेबल दिखाता हूँ मिस्टर राठौर। उसने कहा, नहीं ठीक है, मैं यहीं बैठूंगा। मैं मन ही मन कही, यहाँ कोई चेयर नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। मैनेजर ने वेटर से कहकर उनके चेयर का अरेंजमेंट कर दिया और वह मेरे पास आकर बैठ गया। मेरा सारा खून शरीर से बहने लगा था, कहीं जाकर मैं छुप जाऊं। मिस शमा, तुम कुछ कह रही थी? संजीव ने मुझसे पूछा। एमेलिया ने कहा, मिस्टर राठौर, हम ऐसे ही बात कर रहे थे, कोई बात नहीं। तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे भूत देख लिया है? संजीव ने कहा। तो क्या तुम लोग हमेशा इसी जगह पर आते हो नताशा? संजीव ने कहा। नताशा ने जवाब दिया, नहीं, हमेशा नहीं आते, क्योंकि आजकल हमारे पास जरा भी टाइम नहीं है। संजीव ने कहा, हाँ, हमारा नया प्रोजेक्ट का डेडलाइन चल रहा है, पर जैसे ही वह डेडलाइन पूरा होगा सबको इनाम दिया जाएगा। तभी वेटर आया और संजीव कहा, तुम लोगों जो खाना है आज मेरी तरफ से ट्रीट है। पर मार्क ने बीच में काटा, नहीं, आज ट्रीट मेरी तरफ से है। तुम मार्क हो ना? संजीव ने पूछा। नताशा ने कहा, हमारी कंपनी का मार्केटिंग यही देखने वाला है। अच्छा, एलेक्स ने तुम्हें काम पर रखा होगा, संजीव ने कहा। मार्क ने कहा, उम्मीद करता हूँ आपके बिजनेस को मैं सफल कर पाऊंगा। संजीव ने जवाब दिया, अगर एलेक्स ने तुम्हें लिया है इसका मतलब जरूर तुम अच्छे होगे और इसी वजह से आज ट्रीट मेरी तरफ से है। वेटर हमारा खाना लेकर आ चुका था। नताशा ने कहा, मिस्टर राठौर, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? यह सवाल सुनकर मैं घबरा गई। दरअसल मैं इस बात से घबरा रही थी कि वह क्या जवाब देगा। संजीव ने कहा, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या सच में? मुझे लगा था आप सिंगल हो। तो क्या हम उसे जानते हैं? नताशा ने पूछा। मैं संजीव को आंखों के कोने से देखने लगी कि कुछ मत कहना, वह बहुत ही शर्मीली है, क्यूट है, काफ़ी खूबसूरत और इंटेलिजेंट है। उसे लिखने का बहुत शौक है और एक बार तुम उसे नाराज कर दो तो उसकी कहानी में वह तुम्हें विलेन बना देगी, ऐसी विलेन जो लोगों को मारता है। मुझे एहसास हुआ मेरा शरीर का रंग बदलने लगा था। शर्मिंदगी की वजह से वह काफ़ी मज़ेदार लग रही है, नताशा ने कहा। संजीव ने कहा, यकीन मानो वह है। और तुम्हारे बारे में क्या मार्क? क्या तुम किसी को पसंद करते हो? नताशा ने उससे पूछा। हाँ, कोई है, पर मैं उसे अब तक प्रपोज नहीं किया, मार्क ने कहा। मार्क, क्या हम उसे जानते हैं? नताशा ने पूछा। सब मिलकर कोशिश कर लो, पर मैं एक भी शब्द नहीं उगलने वाला, मार्क ने कहा। मिस शर्मा, संजीव की बातों से मेरा ध्यान खींचा। एलेक्स, वह लेटेस्ट फाइल चाहिए, लंदन वाली प्रॉपर्टी का। उसने मैसेज किया है कि वह तुम्हारे पास है। मैंने थ्योरी चढ़ाई, मुझे याद नहीं आ रहा था ऐसा भी कोई फाइल है। संजीव खड़ा हो गया, मैं भी उसके पीछे पीछे खड़ी हो गई। ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ, आप लोग बुरा न माने, संजीव ने कहा। बॉब ने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर राठौर। मार्क ने काटा, क्या शमा यहाँ पर रह सकती है? माफ़ करना, मैं शमा को तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे साथ आएगी, संजीव ने कहा। जरूर वो फाइल ढूंढने। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। कहा, तुम श्योर हो कि वह फाइल एलेक्स ने कहा है कि मेरे पास है? कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आ रही हो, कहकर वह दूसरी साइड में जाने लगा। मैंने कहा, वह ऑफिस की बिल्डिंग तो उस साइड है। उसने कहा, कार में चलो। मैं कार की पैसेंजर सीट में बैठ गई। वहाँ पर मेरे पास फाइल नहीं था तो तुम मुझे खाने के बीच में मुझे क्यों खींच कर ले आए? अब मुझे भूख लग रही है। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसका हर्जाना भरूंगा। मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह पर ले जा रहा हूँ। पर कहाँ? उसने कहा, पता लग जाएगा तुम्हें जब वहाँ पहुँच जाओगी। और कुछ बात है जो मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। तुम आज रात की पार्टी में आ रही हो, दादी ने हम दोनों को बुलाया है, उसने कहा। पर हम तो उनसे कल ही मिले थे। मैंने विरोध किया। आज का इवेंट अलग है, यह चैरिटी इवेंट है और तुम भी आ रही हो, उसने कहा। मैंने कहा, क्या? और तुम मेरे साथ लंदन भी आओगी? मैंने विरोध किया। पर यह एलेक्स का काम नहीं है पूरी दुनिया में तुम्हारे साथ घूमना। एलेक्स ब्रांच का काम संभालेगा और तुम मेरे साथ मेरी असिस्टेंट के हिसाब से डील करने मेरे साथ चलोगी, उसने कहा। मैंने कहा, पर मैं एलेक्स की असिस्टेंट हूँ मिस शर्मा। अगर मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट कहूँगा तो तुम मेरी हो जाओगी, ने अटल आवाज में कहा। उसके शब्दों को मैं अपने दिमाग में दोहराया। तुम मेरी हो जाओगी। यह सुनकर
मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा था। मेरे दिल के तार हिल गए थे। पर मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊं, मैंने पूछा। उसने काफी चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, तुम हर बात पर सवाल करोगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, मैंने कहा। उसने कहा, 7 दिन का सामान पैक कर लेना और 6 बजे तक तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। जब तुम मेरा हर बात मान लेती हो, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। संजीव मुंह दबाकर हंसा और मैं ब्लश करने लगी। माया ने मुझे तैयार करवा दिया था। मैं बिल्कुल सिंड्रेला लग रही थी। मैं खुद को शीशे में देख रही थी और मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। तभी एहसास हुआ मेरे ड्रेस के पीछे की एक बटन खुली हुई है। मैं बटन लगाने की कोशिश की पर बेकार गया। तभी मुझे पीछे से कदमों की आवाज आई। बिना देखे मैंने कहा, अंदर आ जाओ और मेरा यह बटन ठीक कर दो। जब उंगली मेरे खाली पीठ को छुआ, मेरे शरीर बिल्कुल बिजली सी दौड़ गई। जब मैं पीछे मुड़ी और सामने खड़े शख्स को देखा, मैं बिदक उठी। सामने संजीव खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने पूछा। क्यों, तुम किसी और के आने का इंतजार कर रही थी? शर्मिंदगी से मेरा चेहरा लाल हो गया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मिस शर्मा। और अपने हाथ के उंगलियों के पीछे से मेरे गाल को हल्का सा छुआ। यह तुम्हारे प्रति मेरा आकर्षण है या फिर तुम्हारे चेहरे की मासूमियत, जो मुझे मन कर रहा है कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा लूं, कि तुम्हें सिर्फ मैं ही देखूं और सुनूं। उसकी बात सुनकर मैं उसके चुंबकीय हरे नीले आंखों में देखने लगी। कंफ्यूजन के साथ कही, मुझे कल्पना भी नहीं थी कि वह ऐसी बात कहेगा। हम डिनर की पार्टी में पहुंच गए थे। मैंने पूछा, तुम्हारे पापा भी आएंगे क्या? उसने कहा, नहीं, वो स्टेट से बाहर है। और तुम्हारी? तब तक किसी की आवाज आई, समा संजीव। बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी मेरे करीब आने लगा और फिर मैं उसकी दादा दादी से मिली। और इवेंट खत्म होने के बाद संजीव ने कहा, मैं अपने दादाजी के साथ मिलकर आता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं लेडीज रूम में जा रही हूँ। जब मैं बाहर निकल कर आ रही थी, किसी की आवाज सुनकर मैं बिदक उठी। मैंने कनिका को देखा, उसकी आवाज सुनी। क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हें पसंद करती है? तुम इन लड़कियों को नहीं जानते, यह ऊपर उठने के लिए कुछ भी कर सकती है। कनिका ने संजीव से कहा, लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। कौन मुझे पसंद करता है, कौन मुझे नहीं। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अब करूंगा? यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझसे दूर रहो। मेरी बात सुनो, जब मैं अच्छे से कह रहा हूँ। कनिका ने उसके सीने में हाथ रखा और बहुत ही लुभावनी आवाज में कहा, तुम्हें उसके अंदर क्या देखा है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही इकलौते होगे जिसके साथ वह बिस्तर शेयर करती है? मैं झट से दरवाजा खोला और कमरे में घुसकर सीधे कनिका की ओर आने लगी। गुस्से से मेरी आंखें जल रही थी। मैंने उसके हाथ को पकड़ा और संजीव के सीने से दूर हटाते हुए मैं उनके बीच में आकर खड़ी हो गई। कहा, मैं तुम्हारी धमकियों को उस दिन अनदेखा किया था। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कमजोर हूँ और कोई मेरे साथ बुली करेगा। और तुम्हारी जो नीची सोच है वह तुम खुद तक रखो। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा पॉसेसिव हूँ। बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी चीजों को कोई हाथ लगाए। उम्मीद करती हूँ तुम इस बात को याद रखोगी और मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहोगी। मैं संजीव का हाथ को अपने हाथों में लेकर कमरे से निकल गई और सदमे में कनिका वहीं खड़ी रह गई। पता नहीं चला कब हम कार में बैठे हुए थे और उसे घर को पीछे छोड़कर आ गए थे और मेरे अपार्टमेंट पहुंच गया। रास्ते भर में खामोशी थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी और संजीव चुपचाप बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता किस चीज से मुझे इतना गुस्सा आया था। कनिका ने मेरे बारे में इतनी खराब बातें कही थी या वह संजीव को छू रही थी या फिर दोनों। बिना किसी मदद का इंतजार किए कार से उतर गई और सीधे अपने अपार्टमेंट में आकर कांपते हुए हाथों से चाबी खोलने लगी। मुझे दो, मैं मदद करता हूँ। मुड़कर देखी तो संजीव सामने खड़ा था। वह मुझसे जरूर गुस्सा होगा जिस तरह का आचरण मैंने किया था। उसने दरवाजा खोला और मैं अपनी दुनिया में आ गई। क्षमा, उसने पुकारा। जैसे ही मैं मुड़ी, अगला चीज जो मैं जानती हूँ, उसके होंठ मेरे होंठों पर थे। इसका एक हाथ मेरे कमर पर था और दूसरा मेरे सर के पीछे। आखिरकार वह मुझे छोड़ा। मैं बिल्कुल अविश्वास से उसकी ओर देखने लगी। अब मैं अपने होठों को पकड़कर उसकी ओर दोबारा देखी। तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया? उसने कहा, हाँ, तुम्हें किस किया? तुम मैं बोलने जा रही थी, मेरी आवाज अटक रही थी। तुम चोर हो, मेरा पहला किस चुरा लिया। अब तुम इसे कैसे वापस करोगे? मैंने उससे पूछा। इस तरह से कहते हुए उसने फिर से मेरे होठों पर अपने होंठ रखा और मुझे चूमने लगा। उसने मेरे निचले होठों को चूसने लगा। आखिरकार जब मुझे छोड़ा, मैं सांस लेने लगी। अपने माथे से मेरे माथे को छूते हुए कहा, तुम्हारा पहला हो या आखिरी हो या उसके बीच का कुछ, सारा कुछ मैं ही लूंगा क्योंकि तुम मेरी हो। यह कहते हुए वो सीधे खड़ा हुआ और कहा कि मुझे चलना चाहिए इससे पहले कि मैं खुद पर से काबू खो बैठूं या
याद रखना, परसों हमें निकलना है, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। इतना कहता हुआ वह चला गया और मुझे उलझन के साथ छोड़ गया। मैं अपने होठों में उंगली रखकर उस दिशा में देखने लगी जिस दिशा में वह गया था। क्या यह सचमुच हुआ मेरा पहला किस? संजीव ने कहा था कल तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर वह फाइल मेल करके भेजा था जिस पर हम लंदन में काम करना था। मुझे गुस्सा आने लगा जब वह कहा काम पर नहीं आना है, फिर यह काम क्यों दे दिया? पर उसने मुझे कम से कम मेल किया था। ऐसे तो वह फोन करके अपना हुक्म चलाता है। एक तरह से अच्छा है मैं काम में लगी हुई थी और इस किस के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। क्या यह किस सच में हुआ था? यह मैं 9वीं बार सोच रही थी। जब भी मैं अपने होठों को छूती थी मेरे पेट में तितलियां नाचने लगती थी। मैं अभी लंदन के जरी होटल सूट में हूँ। उस किस के बाद मैंने सोचा था कि मैं संजीव को कैसे फेस करूंगी, पर अगले ही दिन वह मुझे फोन करके ऑफिस का काम पकड़ा दिया था। दीवार के ठीक उस साइड उसका कमरा था। अभी संजीव क्या कर रहा होगा? नहाकर बाथरूम से निकल रहा होगा और टॉवल लपेटा हुआ होगा। हे भगवान, मुझे क्या हो गया है? संजीव को लेकर यह सारे ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं? मैं लॉबी में बैठे उसका इंतजार कर रही थी। एक अपरिचित आदमी मेरे पास आ गया। तुम बुरा नहीं मानोगी अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मैंने कहा नहीं, आप बैठो। क्या तुम लंदन की हो? मैंने कहा नहीं, मैं न्यूयॉर्क की हूँ। उस अपरिचित ने पूछा क्या मैं न्यूयॉर्क की इस खूबसूरत लेडी का नाम जान सकता हूँ? मैंने कहा मेरा नाम शमा है और आप? मेरा नाम जैक है। और उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैं सोचने लगी मैं क्या करूं? आखिरकार मैं उससे हाथ मिलाई। उसने पूछा लॉबी में अकेली बैठी क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। उसने कहा बॉयफ्रेंड। मैंने कहा नहीं, मेरे बॉस का। अच्छा तो तुम बिजनेस के काम से आई हो? जैक ने कहा तुम बुरा नहीं मानोगी, थोड़ी देर के लिए यह फाइल पकड़ सकती हो? मैं अपने जूते का लेस बांध लूं? मैंने कहा कोई बात नहीं। वह अपने जूते का लेस बांधा और फिर फाइल लेकर वहां से चला गया और मैं फिर राहत की सांस छोड़ी। वह आदमी कौन था? एक गहरी आवाज आई और मैं लगभग उछल पड़ी। मैंने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी संजीव। उसने कहा ठीक है चलो अब चलते हैं, हमें देर हो जाएगी। जब हम कार में बैठे हुए थे उसने ड्राइवर से कहा कि बीच का पार्टीशन को डाल देने के लिए। यह जानना चाहती थी कि पहले किसके बाद वह इतना बदल कैसे गया। क्या मेरे साथ वो खेल रहा था? पूरा हिम्मत दिखाकर मैं उसकी ओर मुड़ी और जैसे ही मुंह खोलने गई उसके मुंह से निकला बहुत हो गया। वह मुझे अपने सीने में खींच लिया और उसका मुंह मेरे मुंह पर था। उसने एक हाथ मेरे पीठ पर रखा, दूसरा हाथ मेरे सर के पीछे। उसने किस को और गहरा किया। जब होंठ थोड़े अलग हुए तो बिल्कुल नम हो गई थी। वह मेरे अंदर अपनी जीभ डालकर रसपान करने लगा। मेरा उभार उसके सीने से दबा हुआ था। उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और मेरे बालों में था। मेरे पेट में कुलबुली होने लगी। तभी उसका फोन बजा। उठाकर कहा बेहतर होगा कि यह जरूरी कॉल हो एलेक्स। मैं यही सोचने लगी कि कार के पीछे बैठकर उसने मुझे किस किया। वह कोई मामूली किस नहीं थी, ऐसा लग रहा था कोई कल नहीं। कार जब पहुंची ड्राइवर ने कहा सर हम पहुंच गए। नीचे उतरकर जब उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे हाथ लेना ही पड़ा। इतना थोड़ा सा स्पर्श से मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी। उसके ब्रांच ऑफिस में बैठे हुए थे और संजीव मिस्टर विलियम से डील कर रहा था। पक्का यह डील उसे ही मिलने वाली थी। उसने इतनी मेहनत कर रखा था। मैं बाहर बैठी हुई थी और उसकी सेक्रेटरी भी मेरे साथ थी। जब वह उठकर चली गई तो मैं अकेली रह गई थी। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैं जल्दी से अपना सर हटा लिया। जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे कौन देख रहा है, कहानी संजीव की जुबानी। मैं उस लड़की को देख रहा था जिसने अभी अभी दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मुझसे नजरें हटा ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि मुझे देख न सके। इससे पहले कभी किसी औरत ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया था, पर यह भी सच है इससे पहले कभी किसी औरत के लिए मैं इस तरह से खुद पर से काबू नहीं खोया था जैसे कि अभी कुछ ही घंटे पहले खोया था। मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ जिसके अंदर हार्मोन चेंज हो रहे हैं। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी मुट्ठियां को साइड में भींच रखी थी। मैंने उसके बाजू को अपने हाथ में लिया और यह अनदेखा किया। उसके बाजू बहुत नर्म और मुलायम महसूस हो रहे थे। मेरी ओर देखो मिस समा। बहुत ही झिझक के साथ वो मेरी ओर देखी जैसे कि मुझसे भाग जाना चाहती हो। मुझे उस किस के लिए माफ करना। यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे तुम्हें ऐसे किस नहीं करना चाहिए था। मैंने उससे कहा हाँ तुम सही कह रहे हो, यह नहीं होना चाहिए था। उसने कहा। मैंने अपनी आंखें छोटी कर ली जब मुझे समझ आया कि उसे मेरे बात का मतलब समझ नहीं आया। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। मैं कहने जा रहा था कि समा ने कहा यह होना ही नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है
मैं उसके बेहद करीब चला गया और उसे एहसास हुआ कि वो और पीछे नहीं चल सकती क्योंकि वह दीवार से लगकर खड़ी थी। उसकी खुशबू मुझे पागल बना रही थी और वैसे ही वह भी मेरी खुशबू से वह दीवानी होती जा रही थी। समा ठीक उसी वक्त किसी के कदमों की आवाज़ आई और मैं उससे थोड़ा अलग हट गया। अच्छा है संजीव, आप अभी नहीं गए, बूढ़े विलियम ने कहा। दरअसल आपको मैं पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ, मेरी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी के लिए इस होटल में जहाँ आप ठहरे हुए हैं। आप अपने असिस्टेंट को लेकर आ सकते हैं और पार्टी के बाद मैं आपको डील के बारे में बताऊंगा। हाँ ज़रूर, मैं आशा करता हूँ कि आपसे डील हो पाएगी, मैंने जवाब दिया। कहानी शमा की जुबानी। मैं पार्टी में आ गई थी और कल दोपहर से संजीव से मेरी ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी। बस हमने साथ में डिनर किया था और उसने मेरे साथ बैठकर प्रोजेक्ट की बाकी काम किया था। पार्टी में पहुंचकर मैं अकेली रहना चाहती थी, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए था। मैं बैल्कनी में आ गई। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? पीछे से एक आवाज़ आई। मुड़कर देखी तो एक अपरिचित व्यक्ति मेरी ओर देख रहा था। अब यह मत कहना कि तुम मुझे भूल गई हो, हम कल ही मिले थे मिस्टर जैक। मुझे तभी याद आया। वह मेरे बेहद करीब आ गया, मेरे सामने खड़ा हो गया, जिससे मैं और कुछ नहीं देख पा रही थी। मैं बालकनी में फंसी थी। लोग देखेंगे तो गलतफहमी होगी, सोचेंगे हम कपल है। माफ करना जैक, मुझे जाना है, मैंने उससे कहा। वह हंसने लगा। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे एहसास हुआ उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। लगता है तुम्हारे बॉस ने तुम्हें फिर से अकेला छोड़ दिया, कहते हुए अपनी उंगली से मेरे खुले बाजू को छूने लगा। मैंने एक झटके से उसका हाथ हटा दिया। मैंने कहा तुमने पी रखी है, प्लीज मुझे जाने दो। उसने मेरे बाजू को पकड़ लिया और मैं दर्द से कराही। मेरे हाथ में आधा जूस था जो मैंने उसके मुंह पर दे मारा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने कहा तुम्हें थोड़ा तमीज सिखाने की जरूरत है। अचानक जैक को खींचकर दूर कर दिया और दूसरी तरफ उसे झटक दिया। मैं देखी सामने संजीव खड़ा था। संजीव काफी खतरनाक दृष्टि से जैक को देखने लगा और उसके बाद मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगा। वह पार्टी हॉल में मुझे वापस लेकर आया था और फिर चुपचाप किसी का ध्यान ना खींचते हुए वहां से निकलकर आ गया। और पहली बार मुझे खुशी हो रही थी, कोई मेरा हाथ पकड़कर ऐसे खींच रहा था। संजीव ने एक भी शब्द नहीं कहा था। जब हम लिफ्ट में आए वह बिल्कुल खामोश था। हमारे बीच में काफी टेंशन था। मैंने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, पर कोई जवाब नहीं आया। आखिर उसने अपने स्वीट का दरवाजा खोला और हम दोनों अंदर आ गए। दोस्तों, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होगा जो इन दोनों जोड़े को एक दूसरे से अलग कर देगा? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें और इस कहानी के पुराने सारे एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।